वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रल बैंक, जिसको हम स्पेशल रेफरेंस में आरबीआई के संदर्भ में पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का अध्यक्ष होता है। देश का सर्वोच्च बैंक होता है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, जिसकी स्थापना 1935 में हुई। इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक का नाम फेडरल रिजर्व सिस्टम है। विश्व का पहला केंद्रीय बैंक 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था, किंतु वास्तव में केंद्रीय बैंक का प्रारंभ बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 के बाद हुआ है। केंद्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति तथा साख को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता रखा गया था। 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। कार्यालय मुख्यतः वह जगह होती हैं जहां आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित करते हैं। वर्तमान मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 को बैंक का आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व स्थापित हो गया। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारतीय मुद्रा भारतीय रुपया है। भारत में 1 रुपये के नोट एवं सिक्के सरकार जारी करती है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और अन्य नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस प्रकार आरबीआई का जो नियंत्रण होता है वो नोट निर्गमन पर उसका एकाधिकार होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन तथा प्रबंध। आरबीआई के कुल क्षेत्रीय कार्यालय 29 हैं। अधिकांश बैंक राज्यों की राजधानियों में स्थित है। केंद्रीय बोर्ड 4 वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा ही शासित होता है। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, जिनका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के तहत करेंगे। पहला कार्य केंद्रीय बैंक का आरबीआई का मुख्य कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार, अर्थात आरबीआई को नोट निर्गमन के रूप में एकाधिकार प्राप्त है। सरकार है, हमने पहले अध्ययन किया है कि 1 रुपये का नोट और सिक्के सरकार जारी करती है, लेकिन उनको प्रचलन में लाने का कार्य आरबीआई का ही होता है। तो जो नोट निर्गमन का एकाधिकार है, उस संदर्भ में आरबीआई को एक तरीके से एकाधिकार की प्राप्ति है। सरकार की कोई पॉलिसी होती है, अवमूल्यन करती है, अधिमूल्यन करती है, या नोटों को प्रचलन में रखना है, नहीं रखना है, इस एकाधिकार को जो प्रचलन में इस क्रियात्मक कार्य को जो प्रचलन में लाने का कार्य होता है, वो आरबीआई के माध्यम से ही होता है। सेकंड पॉइंट है सरकार का बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार। जैसे व्यक्ति के लिए एक बैंक में अपनी जमा पूंजी रख करके बैंक उसके जमा पूंजी का संरक्षक होता है, उसी तरीके से जो केंद्रीय बैंक होता है वो सरकार का बैंकर होता है, एजेंट होता है, सलाहकार होता है। देश में जिस तरीके की मौद्रिक स्थिति होती है, उसके आधार पर आरबीआई सरकार को सलाह दे सकता है और सरकार जो नीतियां बनाती है उसके एक एजेंट के रूप में वो उसको लागू करने में मदद करता है। व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि केंद्रीय बैंक जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है और जो व्यापारिक बैंक होते हैं उसके जो नगद कोष होते हैं उनको संरक्षक के रूप में आरबीआई ही संरक्षक के रूप में कार्य करता है। व्यापारिक बैंकों के जो कोष होते हैं उनका एक रिजर्व सेक्शन आरबीआई के पास होता है, जिससे कि वो आरबीआई के व्यापारिक बैंकों को निर्देशित करता है, उनको आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता भी करता है। इस प्रकार व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक होता है। फोर्थ पॉइंट है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता इस रूप में है कि व्यापारिक बैंकों को भी व्यक्ति विशेष को लोन चाहिए, व्यापारिक बैंक के पास आ जाते हैं। व्यापारिक बैंकों को या सरकार को यदि कोषों के संदर्भ में मदद चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाती है। तो अंतिम ऋणदाता के रूप में बैंकों के बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक की स्थिति सर्वोच्च होती है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक।
आरबीआई के पास विदेशी विनिमय का कोष होता है, विदेशी मुद्रा होती है, उसका संरक्षक होता है। विदेशी मुद्रा का एक कोष रखा जाता है, उसके आधार पर उसको भारतीय मुद्रा में उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है, या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में उसको कन्वर्ट कराना है, चेंज कराना है, तो उसका संरक्षक भी केंद्रीय बैंक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकों का निरीक्षण। जो आरबीआई होता है, चूँकि सर्वोच्च बैंक होता है, इसलिए सारे बैंक उसके अधीन आते हैं। तो बैंकिंग व्यवस्था को सफल बनाने के लिए वे टाइम टू टाइम बैंकों का निरीक्षण करता रहता है, और जो साख नियंत्रण के लिए जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं, जिनका अध्ययन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे, उन नीतियों को बैंक लागू कर रहे हैं या नहीं, इसका निरीक्षण भी आरबीआई के कार्य के अधीन आता है। तो संपूर्ण रूप से बैंकों का जो निरीक्षण होता है वो आरबीआई का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के माध्यम से ही बैंकिंग व्यवस्था पूरे देश में सफल रूप से संचालित होती है, और जो मौद्रिक स्थायित्व है, मौद्रिक स्थिरता है, वो बनी रहती है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साख का नियंत्रण। जो व्यक्ति विशेष का जो पैसा होता है बैंक में जमा कराता है, उससे क्रेडिट क्रिएशन होता है, साख का निर्माण होता है। तो साख का जो नियंत्रण होता है, साख के माध्यम से ही देश में स्फीति और मंदी की स्थिति आती है। स्फीति यानी महंगाई, और मंदी की स्थिति आती है कि कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। तो जो साख का नियंत्रण होता है केंद्रीय बैंक के माध्यम से किया जाता है, कि यदि देश में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, तो सरकार का कार्य होता है, सरकार आरबीआई के माध्यम से मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करती है, संकुचित करती है। और यदि मंदी की स्थिति होती है तो आरबीआई के माध्यम से मुद्रा का विस्तार करती है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से साख के नियंत्रण के लिए मुख्यतः आरबीआई दो नीतियाँ अपनाती है। मौद्रिक नीति जो होती है वो आरबीआई के माध्यम से अप्लाई की जाती है। इसके लिए दो नियम या दो उपकरण अपनाए जाते हैं, परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियाँ और गुणात्मक साख नियंत्रण विधियाँ, जिनको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स भी कहते हैं। तो इन विधियों के माध्यम से जो केंद्रीय बैंक होता है वो देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करता है और एक आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करता है। साख के नियंत्रण पर अगला वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है, जिसके अंतर्गत हम जो विधियां हैं उनका हम डिटेल से एक विधि का डिटेल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।